मेरा शौहर चौधरी के घर मुलाजिम था। कभी कभार जब मेरा चौधरी साहब से सामना होता तो वो मेरे जिस्म को ऐसे घूरते कि जैसे खा जाएंगे। मैं देखने में काफ़ी खूबसूरत थी, भारी जिस्म, मोटी आंखें, स्याह लंबे बाल। जो भी मुझे देखता बस देखता ही रह जाता। एक दिन चौधरी साहब बीमार हो गए तो मेरे शौहर ने उनकी खिदमत के लिए मुझे उनके घर भेज दिया। खुद वो काम करके चला जाता और मैं रात भर उनके घर में रहती। एक रात मैं चौधरी साहब के साथ वाले कमरे में सो रही थी जब मुझे अंदर से चुधरैन की आवाज़ आई कि आप तो बांझ हैं, औलाद कैसे पैदा करेंगे। मैं ये सुनकर हैरान रह गई कि इतना जवान चौधरी ना मर्द है। उस दिन के बाद मैंने चौधरी साहब को अपनी तरफ माइल करने का सोचा, क्योंकि वह नामर्द था और मैं अगर एहतियात भी ना करती तो कुछ भी नहीं होना था। उस रात चौधरी साहब मेरे जाल में ऐसा फंसा, फिर कभी ना निकला। मैं हर रात चौधरी साहब के कमरे में गुजारने में एहतियात नहीं करती थी, क्योंकि मुझे पता था कि चौधरी साहब नामर्द हैं। लेकिन जब एक महीना गुजरा तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि हमारे मुआशी हालात बहुत अच्छे थे। ज़िंदगी आराम से गुजर रही थी। महंगे और बड़े स्कूल में अम्मी अबू ने मेरा दाखिला करवाया और मुझे ज़िंदगी में वो हर शय लेकर दी जो मैंने उनसे मांगी। यह सिलसिला तब तक रहा जब तक अब्बू का कारोबार ठीक से चलता रहा। अबू एक कामयाब कारोबारी इंसानों की फहरिस्त में शामिल होने लगे थे। अबू बहुत बीमार रहने लगे थे। कारोबार की परेशानी की वजह से उन्हें डिप्रेशन हो गया। उनके अपने ख़ानदान वालों ने उनकी कोई माली मदद ना की। अबू ने कई मरतबा डिप्रेशन की वजह से खुदकुशी करने की कोशिश भी की। अम्मी हर वक्त उनके लिए परेशान रहने लगी थी। परेशान तो मैं भी थी। घर के हालात बहुत ख़राब होते जा रहे थे, महंगाई बढ़ती जा रही थी। मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं नौकरी करूंगी और अपने हालात बेहतर करूंगी, जिससे अब्बू डिप्रेशन से बाहर निकल आए। एक दिन मैं कार से वापस आई तो देखा घर में ताया आए हुए थे। वैसे तो ताया का बेटा, और उन दोनों को देखकर मेरा मुंह हलक तक करवा हो गया। मुझे अब अब्बू के ख़ानदान में से कोई भी पसंद नहीं था, क्योंकि अब्बू की मुश्किल वक्त में किसी ने मदद नहीं की थी। मैं कार से सीधा घर आकर अपने कमरे में बंद होकर रह गई। जब वो दोनों चले गए तो मैंने अम्मी से पूछा, ये लोग क्यों आए थे। अम्मी की बात सुनकर मैं दंग रह गई जब उन्होंने बताया कि वो लोग मेरा रिश्ता मांगने आए थे। यानी ताया ताई चाहते हैं कि वासे से मेरी शादी हो जाए। साथ में उन्होंने अपनी एक दुकान भी अब्बू के नाम कर दी है, जो ताया ने किराए पर दी हुई है। अब उस दुकान का 20,000 किराया हर माह अब्बू को आया करेगा। यह सुनकर मैं हैरान हो गई। ताया ताई अचानक से इतने अच्छे कैसे हो गए। पहले तो उन्होंने अब्बू की मदद करने से भी इनकार कर दिया था, और अब अचानक इतने अच्छे हो गए कि अपनी दुकान तक अब्बू के नाम कर दी। फिर मैं सोचने लगी कि वो मेरा रिश्ता क्यों मांग रहे थे। ये बात मुझे हजम ना हुई। मैंने तो अम्मी को साफ साफ कह दिया था कि मैं वासे से शादी नहीं करूंगी और ताया ताई को माफ़ नहीं करूंगी। ताया अब रोज़ाना अबू को फ़ोन करके उनकी खैरियत पूछने लगे थे। ताया की फ़िक्र पर अबू की सेहत बेहतर होती जा रही थी, और वो खुश थे कि कोई भाई तो उनके साथ था। घर में 20,000 रुपये दुकान के किराए से आते थे। अब सब कुछ ठीक हो रहा था। अबू के इलाज पर भी इन्हीं पैसों में से पैसे लग रहे थे। कुछ ही अरसे में अबू ठीक हो गए। इस दौरान मैं BSc कर चुकी थी। अबू ने भी इस बात पर कोई एतराज़ नहीं उठाया था कि मैं वासे से शादी क्यों नहीं कर रही। अलबत्ता ताया ताई बहाने बहाने से अबू से मेरी और वासे की शादी की बात कर रहे थे, लेकिन हम उनकी बात को नज़रअंदाज ही कर रहे थे। अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद अब मैं सोच रही थी कि किसी अस्पताल में नौकरी के लिए चली जाती हूँ। फिर एक दिन मेरी एक दोस्त कहने लगी, जिस अस्पताल में वो जाती है वहाँ नर्स की ज़रूरत है। मेरी दोस्त महरा भी एक नर्स थी। मैं बहुत खुश हुई और अम्मी अबू से नौकरी की इजाज़त चाही। अबू थोड़ा नाराज़ हो रहे थे कि तुम इतनी मुशक्क़त में ना पड़ो, मैं कमाने के लिए जद्दोजहद कर रहा हूँ, तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर मैंने अबू से कहा, मैं डॉक्टर नहीं बन सकी, लेकिन मैं नर्स बनना चाहती हूँ। ये मेरा शौक़ है। मैंने अपनी बातों से अब्बू को कायल कर लिया और फिर अब्बू की इजाज़त से मैं अस्पताल चली गई। मुझे अस्पताल में बतौर नर्स रख लिया गया था। मैं बहुत खुश थी। मुझे महरा के साथ वहाँ बहुत मज़ा आता था। वो मुझसे ज़्यादा इस पेशे में तजुर्बा रखती थी, इसलिए जहाँ मेरी गलतियाँ होती वो मुझे समझा देती। एक दिन मुझे सख्त बुखार हो गया तो मैं अस्पताल से जल्द निकल गई। मैं घर जा रही थी जब अचानक रास्ते में वासे आ गया।
اس نے میرے سامنے اپنی محبت کا اظہار کیا اور بولا مجھے اور امی ابو کو معاف کر دو۔ ہمیں پہلے تو تم لوگوں کا احساس نہیں ہوا، اس لیے ہم نے تمہاری مدد نہیں کی، لیکن جب احساس ہوا تو سوچ لیا تم لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، پلیز مجھ سے شادی کر لو۔ واسع کی باتیں سن کر مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں اس کی نیت پر شک کرتے ہوئے بولی، تم سب نے کس مقصد کے تحت اپنی دکان ابو کے نام کی ہے؟ میں مان ہی نہیں سکتی کہ تم جیسے لوگ کبھی نیک بھی ہو سکتے ہیں۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ مجھے روکنا چاہتا مگر میں نہ رکی۔ بدقسمتی سے میں صرف 4 ماہ ہی نوکری کر سکی تھی، کیونکہ اس کے بعد بہت اچھے گھرانے سے میرا رشتہ آ گیا اور امی ابو شادی کی تیاریوں میں لگ گئے۔ میں بھی خوش تھی، لیکن تائی اور واسع خوش نہیں تھے۔ وہ امی ابو سے معافی مانگ رہے تھے جو انہوں نے ماضی میں ہمارے ساتھ کیا۔ اس کے علاوہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو بہت خوش رکھیں گے۔ ان سب کی باتوں کا ہم پر کوئی اثر نہ ہوا اور ابو نے میری شادی عامر سے کر دی۔ آج ہمارا نکاح ہوا اور پھر رخصتی۔ میں اس کے کمرے میں بیٹھی بیڈ پر لہنگا پھیلا کر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ 10 سے 11 بج گئے اور 11 سے 12، لیکن اب تک عامر نہ آیا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا اور اندر اے سی چل رہا تھا۔ میں بہت پریشان ہو رہی تھی کہ اب عامر کیوں نہیں آیا۔ میں سوچنے لگی مجھے باہر چلے جانا چاہیے، کیونکہ مجھے اکیلے بیٹھ کر پریشانی ہو رہی تھی اور ڈر بھی لگ رہا تھا۔ یہ کمرہ اور گھر بہت بڑا تھا۔ میں اپنا لہنگا سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے سے نکل کر اپنا رخ ساس کے کمرے کی طرف کیا۔ جب میں ان کے کمرے کے قریب پہنچی تو دنگ رہ گئی، کیونکہ عامر آنسو بہا رہے تھے اور ساس انہیں کسی عجیب باتوں سے ڈانٹ رہی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میں کمرے میں آ گئی ہوں تو اچانک ساس نے بات بدل دی اور کہنے لگی، آج اسے شادی کے موقع پر اپنے ابو بہت یاد آ رہے ہیں جو فوت ہو چکے ہیں۔ بس میں اسے پیار سے سمجھا رہی تھی کہ بیٹا جانے والا تو چلا گیا، تم رو مت بلکہ اپنی نئی زندگی شروع کرو۔ ساس کی بات سن کر مجھے یقین نہ آیا، کیونکہ وہ تو عمر سے پیار سے بات نہیں کر رہی تھی، بلکہ اسے میں کہہ رہی تھی اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، یہ گھر میرے نام، تمہیں اس گھر سے نکال دوں گی۔ میں بہت پریشانی ہوں کہ ساس اچانک بات کیوں بدل گئی اور وہ عامر کو ایسے ڈانٹ کیوں رہی تھی۔ خیر انہوں نے مجھے عامر کے ساتھ کمرے میں بھیج دیا۔ ہم دونوں کمرے میں آئے تو عامر کپڑے بدل آیا اور بولا، تم بھی لان کا سوٹ پہن لو، تھک گئی ہوگی۔ میں دل معصوم کر الماری سے کپڑے نکال کر بدلنے چلی گئی۔ عامر نے تو میری تعریف تک نہیں کی تھی اور نظر بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ جب میں کپڑے تبدیل کر کے آئی تو بیڈ پر بیٹھ گئی۔ عامر بھی میرے سے تھوڑا فاصلے پر بیٹھ گیا اور بولا، 5 ماہ تک میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا اور نہ ہی ایک ساتھ سوئیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے میں تمہیں 5 ماہ بعد بتاؤں گا۔ عامر کی بات سن کر میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ ایسا کیوں کہہ رہے تھے مجھے سمجھ نہ آئی۔ خیر وہ اٹھ کر صوفے پر جا کر لیٹ گئے، جبکہ میں ہکا بکا رہ گئی۔ شادی کو 2 ماہ ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک عامر میرے ساتھ نہیں سوتے تھے۔ وہ کہتے تھے 5 ماہ بعد جب مکمل ہوں گے تو سب پتہ چل جائے گا۔ ابھی 5 ماہ مکمل ہونے میں 3 مہینے تھے۔ میں ضد کر کے عامر سے ابھی وجہ پوچھ نہیں سکتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے بارے میں کچھ الٹا سیدھا سوچے۔ اب ساس مجھ سے خوشخبری کے بارے میں پوچھنے لگی تھی۔ ان کی بات سن کر میں دل ہی دل میں شرمندہ ہو جاتی۔ جب 5 ماہ مکمل ہو گئے تو میں نے عامر کو وہ بات یاد دلائی تو عامر آگے سے کہنے لگے، ابھی 5 ماہ مزید انتظار کرو۔ ان کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ وہ کیا کرنا چاہتے تھے آخر؟ خیر ساس کو ان کے دوسرے بیٹے اور بہو نے، جو لندن میں رہتے تھے، کچھ عرصے کے لیے اپنے پاس رہنے کے لیے بلا لیا۔ ساس لندن جانے سے پہلے مجھے یہ کہہ کر گئی تھی کہ بہو جب تم خوشخبری سناؤ گی تو میں واپس لاہور آ جاؤں گی۔ میں ان کی بات سن کر گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ ساس کے جانے کے بعد عامر مجھے کہنے لگا، تم نرس کی نوکری دوبارہ کرنا چاہتی ہو تو کر لو۔ ان کی بات سن کر میں بہت خوش ہوئی، کیونکہ میں یہ کام جاری رکھنا چاہتی تھی۔ یوں بہت جلد میں نے ہسپتال جوائن کر لیا۔ ہسپتال کا عملہ میرے دوبارہ واپس آنے پر بہت خوش تھا۔ اسی طرح میری شادی کو 1 سال ہو گیا۔ میں عامر کے رویے کو لے کر پریشان تھی۔ وہ کیوں مجھ سے دور دور بھاگتے تھے مجھے نہیں معلوم تھا۔ ابھی انہوں نے مجھ سے یہ کہہ دیا تھا کہ تھوڑا انتظار کرو، تمہیں سب بتا دوں گا۔ ایک دن میں ہسپتال سے گھر آئی تو دیکھا عامر بیڈ پر پریشان سے لیٹے تھے۔ ان کے ماتھے پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے ان سے پریشانی سے پوچھا، آپ کو کیا ہوا؟ یہ سن کر وہ بولے، میں آفس کی سیڑھیوں سے گر گیا ہوں۔ سر پر چوٹ آنے کے ساتھ ساتھ ریڑھ کی ہڈی بھی چوٹ آئی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے میں آدھا معذور ہو گیا ہوں، صرف چند قدم چل سکتا ہوں، اس کے علاوہ نہیں۔ عامر کی بات سن کر میں رونے لگی۔ یہ اچانک کیا ہو گیا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ میں ساس کو بتانا چاہتی تھی،
लेकिन आमिर ने मुझे उन्हें फ़ोन पर कुछ भी बताने से मना कर दिया और बोले अम्मी परेशान हो जाएंगी, इसलिए अभी उन्हें कुछ ना बताया जाए। वैसे भी वो मेरे दूसरे भाई के साथ खुश हैं और भाभी भी माँ बनने वाली हैं। अगर अम्मी वापस आ गई तो उनकी देखभाल कौन करेगा, यूँ सब परेशान हो जाएंगे। इसलिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। मुझे उनकी बात ठीक ही लगी थी, इसलिए बात मान ली और सास को कुछ ना बताया। अब मैं ही आमिर की खिदमत कर रही थी। वो तो अब ऑफिस भी नहीं जा रहे थे, इसलिए मैंने सोचा मैं नौकरी नहीं छोड़ूं ताकि घर का खर्चा चला सकूं। अलबत्ता आमिर के अकाउंट में काफ़ी ज़्यादा पैसे थे जिससे वो घर का खर्चा चला रहे थे। मेरी तनख्वाह से वो मुझे घर का खर्चा ना करने देते। एक दिन हस्पताल के एक बहुत अच्छे डॉक्टर मुझे बहुत परेशान नजर आए। वो तकरीबन 3 साल के थे। उनकी नई नई शादी हुई थी, अभी सिर्फ 5 माह ही हुए थे कि उनकी बीवी बीमार रहने लगी। अब उन्हें एक नर्स की ज़रूरत थी जिसे वो अपनी बीवी के पास रखना चाहते थे ताकि वो उस वक्त उनकी बीवी का ख्याल रखे जब वो उसके पास ना हो। उन्होंने मुझे बहुत उम्मीद से कहा कि तुम मेरे घर ये जॉब कर लो। तनख्वाह भी वो अच्छी दे रहे थे। मैं इनकार ना कर पाई और नौकरी के लिए हामी भर ली। मुझे सुबह 11 बजे से शाम तक उनकी बीवी के पास रहना था। मैंने आमिर से इजाज़त मांगी तो उन्होंने मेरी बात पर ख़ास तवज्जो न दी और बोले जो दिल चाहे करो। यह सुनकर मुझे काफ़ी दुख हुआ। मेरे शौहर न जाने क्यों मेरी परवाह नहीं थी। मैं सब्र से काम ले रही थी। मुझे यकीन था कि एक दिन मेरा सब्र काम आ जाएगा। मैं आमिर से लड़कर अपना रिश्ता उनसे ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुप थी। मैं नहीं चाहती थी कि अम्मी अबू भी परेशान हों, इसलिए आमिर की मुझसे बेपरवाही को सह रही थी। खैर मैं डॉक्टर शबीर के घर चली गई। उन्होंने अपनी बीवी से मेरा तारुफ करवाया और मुझे काम समझाया। फिर हस्पताल चले गए। उनकी बीवी बिस्तर पर लेटी हुई थी। वो कुछ खाती पीती भी नहीं थी, लेकिन हैरान मैं तब हुई जब डॉक्टर शबीर के घर से जाते ही वो मुझे कहने लगी फ्रिज से मैक्रोज गर्म करके लाओ। मैं हैरान हुई क्योंकि डॉक्टर शबीर ने बताया था कि उनकी बीवी मिशेल कुछ भी खाती नहीं, बस ब्रेड अंडे और खिचड़ी उनकी खुराक है। खाना खाकर वो उठी और तैयार होने लगी। मेकअप करके दूसरा जोड़ा पहनकर वो मेरे पास आई और बोली किसी को मत बताना मैं घर से बाहर गई हूँ। ये बोलकर वो घर से चली गई और 2 घंटे बाद वापस आई। फिर मुझे अपने पर्स से पैसे निकाल कर दिए और कहने लगी जैसे मैं कहूँ तुम वैसे ही करना, उसके लिए तुम्हें इनाम मिलेगा। मैं दंग रह गई जब मिशेल की बात सुनी। मैंने उससे पैसे नहीं लिए, लेकिन उसने ज़बरदस्ती मेरे पर्स में डाल दिए। अब रोज़ाना ऐसे ही होता था। डॉक्टर शबीर के घर से जाते ही मिशेल अपनी पसंदीदा शय मंगवा कर खाती और तैयार होकर घर से निकल जाती। फिर कुछ घंटे बाद वापस आती और जो अद्वियात अस्पताल जाने से पहले डॉक्टर शबीर उसे देते वह कचरे में फेंक देती। फिर शाम को डॉक्टर के वापस आते ही बेकार बन जाती, कुछ ना खाती और ना पीती। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा था। इसलिए एक दिन मिशेल से पूछा तुम ऐसा क्यों करती हो। ये सुनकर वो आंसू बहाने लगी और बोली डॉक्टर शबीर की शादी उनकी पसंद के बगैर मुझसे हुई है। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते, किसी और से करते हैं। मैं चाहती हूँ वो मेरी कदर करें, इसलिए बीमारी का बहाना बनाती हूँ और रोज़ अम्मी के पास मेके चली जाती हूँ। उसकी बात सुनकर मैं परेशान हो गई क्योंकि डॉक्टर शबीर तो मिशेल से बहुत मोहब्बत करते थे। अस्पताल में भी ये बात सब जानते थे। फिर मैंने सोचा हो सकता है डॉक्टर शबीर झूठ बोलते हों। मुख्तसर ये कि मैं वाकई परेशान हो चुकी थी। डॉक्टर शबीर शक्ल से झूठे तो नहीं लगते थे। एक दिन मिशेल अम्मी के घर जाने का कहकर घर से निकल गई। उसे गए 1 घंटा हो गया था जब अचानक मिशेल का फ़ोन बजने लगा। वो अपना फ़ोन घर छोड़ गई थी। फ़ोन नंबर के ऊपर मम्मा लिखा हुआ था, जिससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि मिशेल की अम्मी का फ़ोन है। मैंने फ़ोन उठाया और अपना तारुफ करवाया। जब उन्होंने मिशेल के बारे में पूछा तो मैं हैरान हुई और कहा मिशेल तो आपसे मिलने के लिए 1 घंटा पहले यहाँ से निकल गई है। यह सुनकर वो हैरत से बोली मिशेल मुझसे मिलने इतनी दूर कैसे आ सकती है कनाडा, अभी तो उसका पासपोर्ट भी नहीं बना। मैं तो 3 माह से कनाडा हूँ। मिशेल की अम्मी की बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ये क्या चक्कर था। मिशेल तो मुझे रोज़ यही कहती थी कि वह अपनी अम्मी अबू से मिलने जा रही है। ये इंकशाफ मुझ पर अब हुआ था कि उसकी फैमिली वाले कनाडा शिफ्ट हो गए थे।